चैप्टर 15 द फॉरबिडन फॉरेस्ट। हालात इससे बदतर नहीं हो सकते थे। फिल्च उन्हें पहली मंजिल पर प्रोफेसर मैकगोनागल के ऑफिस ले गया, जहां वे चुपचाप बैठकर एक दूसरे की तरफ बिना कुछ बोले इंतजार करते रहे। हरमायोनी कांप रही थी। हैरी के दिमाग में बहाने, कहानियां और झूठे किस्से एक दूसरे से टकरा रहे थे। हर अगला पहले से ज्यादा कमजोर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे इस बार मुसीबत से कैसे निकलेंगे। अब तो वे पूरी तरह फंस चुके थे। इतनी बेवकूफी उन्होंने कैसे कर दी कि चादर ही भूल गए। प्रोफेसर मैकगोनागल को कोई भी वजह स्वीकार नहीं होती कि वे रात के बीच में बिस्तर से बाहर क्यों थे। ऊपर से स्कूल में चुपके चुपके घूमना, और वह भी उस सबसे ऊंचे एस्ट्रोनॉमी टावर में जो सिर्फ क्लास के लिए ही खुलता था। ऊपर से नॉर्बर्ट और इनविजिबिलिटी क्लोक। अब तो उन्हें अपना सामान बांध ही लेना चाहिए था। अगर हैरी ने सोचा था कि इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता, तो वह गलत था। प्रोफेसर मैकगोनागल आई और उनके साथ नेविल था। हैरी! नेविल चिल्लाया जैसे ही उसने बाकी दोनों को देखा। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था चेतावनी देने के लिए। मैंने मल्फॉय को कहते सुना कि वो तुम्हें पकड़ने वाला है। वो कह रहा था तुम्हारे पास एक ड्रैग। हैरी ने जोर से सिर हिलाकर नेविल को चुप करवाना चाहा, लेकिन प्रोफेसर मैकगोनागल ने सब देख लिया था। वो इतनी गुस्से में थीं जैसे नॉर्बर्ट से भी ज्यादा आग उगल देंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग ऐसा कुछ कर सकते हो। मिस्टर फिल्च कह रहे हैं कि तुम लोग एस्ट्रोनॉमी टावर में थे। रात का 1 बजा है। अब बताओ क्या कर रहे थे वहां। यह पहली बार था जब हरमायोन किसी टीचर के सवाल पर चुप थी। वो अपने स्लीपर्स को घूर रही थी, बिल्कुल मूर्ति जैसी। मुझे लगता है मुझे पता है क्या चल रहा है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। कोई जीनियस नहीं चाहिए इसे समझने के लिए। तुमने ड्रेको माल्फॉय को ड्रैगन की कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाई ताकि वो बिस्तर छोड़ दे और पकड़ा जाए। मैंने उसे पहले ही पकड़ लिया है। शायद तुम्हें मजा आ रहा होगा कि लॉन्गबॉटम ने भी उस कहानी पर यकीन कर लिया। हैरी ने नेविल की आंखों में देखा और बिना बोले उसे समझाना चाहा कि यह सच नहीं है, क्योंकि नेविल सदमे और दुख में दिख रहा था। बेचारा नेविल। हैरी जानता था कि उसे अंधेरे में उन्हें ढूंढने और चेतावनी देने में कितनी हिम्मत लगी होगी। मुझे घिन आ रही है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। एक ही रात में 4 स्टूडेंट्स बिस्तर से बाहर। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना। तुम, मिस ग्रेंजर, मुझे लगा था तुम में ज्यादा समझदारी है। और तुम, मिस्टर पॉटर, मुझे लगा था ग्रिफिंडोर तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता है। तुम तीनों को सजा मिलेगी। हां, तुम्हें भी मिस्टर लॉन्गबॉटम। तुम्हें कोई हक नहीं है रात में स्कूल में घूमने का, खासकर इन दिनों में। यह बहुत खतरनाक है और ग्रिफिंडोर से 50 पॉइंट्स काटे जाएंगे। 50? हैरी हक्का बक्का रह गया। इससे तो वे बढ़त गवा देंगे, वही बढ़त जो उसने पिछले क्विडिच मैच में दिलाई थी। 50 पॉइंट्स हर एक से, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, गुस्से से लंबी नुकीली नाक से सांस लेते हुए। प्रोफेसर, प्लीज, तुम नहीं। मत बताओ मुझे कि मैं क्या कर सकती हूं और क्या नहीं। पॉटर, अब सब वापस बिस्तर में जाओ। मुझे ग्रिफिंडोर स्टूडेंट्स पर कभी इतना शर्म नहीं आया। 150 पॉइंट्स गए। ग्रिफिंडोर आखिरी पायदान पर पहुंच गया। एक ही रात में उन्होंने ग्रिफिंडोर के हाउस कप जीतने की हर उम्मीद खत्म कर दी थी। हैरी को लगा जैसे उसके पेट से जमीन निकल गई हो। वे इस गलती की भरपाई कैसे करेंगे? हैरी पूरी रात सो नहीं सका। उसे नेविल की सिसकियां तकिए में सुनाई देती रहीं, जैसे घंटों तक। हैरी के पास उसे दिलासा देने को कोई शब्द नहीं थे। वह जानता था कि नेविल भी उसी की तरह सुबह का डरली पड़ा था। जब बाकी ग्रिफिंडोर वालों को पता चलेगा तब क्या होगा? सुबह जब ग्रिफिंडोर स्टूडेंट्स ने हाउस पॉइंट्स दिखाने वाले बड़े घंटे देखे तो पहले तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। एकदम से कल से 150 पॉइंट्स कम कैसे हो गए? फिर खबर फैलने लगी, हैरी पॉटर,
वही मशहूर हैरी पॉटर जिसने 2 क्विडिच मैच जितवाए थे, उसी ने ये पॉइंट्स गंवाए थे, और उसके साथ 2 बेवकूफ फर्स्ट ईयर भी। जो हैरी स्कूल का सबसे पसंदीदा और तारीफों वाला स्टूडेंट था, वही अब सबसे ज्यादा नफरत किया जाने लगा। यहां तक कि रेवेनक्लॉ और हफलपफ भी उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि सब चाहते थे कि स्लिदरिन हाउस कप न जीते। जहां भी हैरी जाता, लोग उस पर उंगली उठाते और उसे नीचा दिखाने के लिए अपनी आवाज धीमी करने की भी जरूरत नहीं समझते। दूसरी ओर स्लिदरिन वाले ताली बजाते, सीटियां मारते और चिल्लाते, थैंक्स पॉटर, हमें तुम्हारा एहसान रहेगा। सिर्फ रॉन उसके साथ खड़ा रहा। कुछ हफ्तों में सब भूल जाएंगे। फ्रेड और जॉर्ज ने भी कितनी बार पॉइंट्स गंवाए हैं, फिर भी सब उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी एक साथ 150 पॉइंट्स नहीं गंवाए, है ना? हैरी ने उदासी से कहा। नहीं, रॉन ने माना। अब बहुत देर हो चुकी थी नुकसान ठीक करने के लिए, लेकिन हैरी ने ठान लिया कि अब से वो उन चीजों में दखल नहीं देगा जो उससे जुड़ी नहीं है। उसे अब चुपके से घूमना और जासूसी करना बंद करना था। उसे खुद पर इतना शर्म आ रही थी कि वो वुड के पास गया और क्विडिच टीम से रिजाइन करने का ऑफर दिया। रिजाइन? वुड गरज पड़ा। उससे क्या फायदा होगा? अगर हम क्विडिच नहीं जीतेंगे तो पॉइंट्स कैसे वापस मिलेंगे? लेकिन अब क्विडिच का भी मजा नहीं रहा। बाकी टीम वाले प्रैक्टिस के दौरान हैरी से बात तक नहीं करते थे, और अगर जरूरी हुआ तो उसे सिर्फ द सीकर कहकर बुलाते। हरमियोनी और नेविल भी तकलीफ में थे। उन्हें उतनी परेशानी नहीं हुई जितनी हैरी को, क्योंकि वे उतने फेमस नहीं थे, लेकिन कोई उनसे भी बात नहीं कर रहा था। हरमियोनी अब क्लास में चुप रहती थी, सिर झुकाकर चुपचाप काम करती थी। हैरी को तो अब यह अच्छा लगने लगा था कि एग्जाम्स पास ही हैं। सारी पढ़ाई करने से उसे अपनी उदासी से ध्यान हटाने में मदद मिल रही थी। वह, रॉन और हरमियोनी अकेले रहते थे, देर रात तक पढ़ते, मुश्किल पोशंस के इंग्रेडिएंट्स याद करते, चार्म्स और स्पेल्स रटते और जादुई खोजों और गोब्लिन विद्रोहों की तारीखें याद करते। फिर एग्जाम शुरू होने से करीब 1 हफ्ता पहले हैरी के उस नए वादे की परीक्षा हो गई जिसमें उसने तय किया था कि अब वो किसी गैर जरूरी मामले में नहीं पड़ेगा। एक दिन दोपहर को लाइब्रेरी से लौटते हुए उसे एक क्लासरूम से कोई सिसकने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह पास गया, उसने क्विरेल की आवाज सुनी। नहीं, नहीं, फिर से नहीं, प्लीज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे धमका रहा हो। हैरी थोड़ा और पास गया। ठीक है, ठीक है। क्विरेल की सिसकियां सुनाई दी। अगले ही पल क्विरेल क्लासरूम से तेजी से बाहर निकला, अपना पगड़ी ठीक करता हुआ। उसका चेहरा सफेद पड़ा था और वो रोने वाला लग रहा था। वो तेजी से चला गया। हैरी को नहीं लगा कि उसने उसे देखा भी था। हैरी ने उसके कदमों की आवाज के खत्म होने तक इंतजार किया, फिर क्लासरूम में झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। हैरी वहां पहुंच ही रहा था कि उसे याद आया कि उसने खुद से क्या वादा किया था। फिर भी वो शर्त लगा सकता था कि अभी अभी स्नेप उस कमरे से निकला था, और जो हैरी ने सुना था उससे लग रहा था कि स्नेप अब नए जोश में चल रहा होगा। ऐसा लग रहा था जैसे क्विरेल ने हार मान ली है। हैरी वापस लाइब्रेरी गया, जहां हरमियोन रॉन को एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रही थी। हैरी ने उन्हें सब बताया जो उसने सुना। तो स्नेप ने कर ही लिया, रॉन बोला। अगर क्विरेल ने उसे बता दिया हो कि एंटी डार्क फोर्स स्पेल को कैसे तोड़ा जाए। अब भी फ्लफी बचा है, हरमियोनी ने कहा। शायद स्नेप ने हैग्रिड से पूछे बिना ही पता लगा लिया हो कि उस चीज से कैसे पार पाना है, रॉन ने कहा, उन हजारों किताबों की तरफ देखते हुए जो उन्हें चारों ओर से घेरे थीं। मैं शर्त लगाता हूं, यहां कहीं ना कहीं ऐसी किताब जरूर होगी जो बताए कि 3 सिर वाले विशाल कुत्ते को कैसे पार किया जाए। तो अब हम क्या करें, हैरी? रॉन की आंखों में फिर से रोमांच की चमक लौट आई थी।
लेकिन हैरी कुछ कहता उससे पहले हरमायोनी ने जवाब दे दिया, डंबलडोर के पास जाओ। यही हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर हमने खुद कुछ करने की कोशिश की तो हमें पक्का स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हैरी ने कहा। क्विरेल इतना डरा हुआ है कि हमारी मदद नहीं करेगा। स्नेप को बस यही कहना होगा कि उसे नहीं पता ट्रोल हैलोवीन पर कैसे आया और वो तीसरी मंजिल के पास नहीं था। सोचो, लोग किसकी बात मानेंगे, उसकी या हमारी? सबको पता है कि हमें उससे नफरत है। डंबलडोर को लगेगा हमने झूठ कढ़ा है उसे निकालने के लिए। फिल्च हमारी मदद नहीं करेगा, भले ही उसकी जान पर बनी हो। वो स्नेप का बहुत करीबी है और जितने ज्यादा स्टूडेंट्स निकाले जाते हैं उतना ही वो खुश होता है। और मत भूलो, हमें स्टोन या फ्लफी के बारे में पता नहीं होना चाहिए। वो सब समझाना बहुत मुश्किल होगा। हरमियोन को तो हैरी की बात मान लेनी चाहिए थी, पर रॉन अब भी तैयार नहीं था। अगर हम बस थोड़ा इधर उधर खोजबीन करें। नहीं, हैरी ने सख्ती से कहा, हम पहले ही बहुत खोजबीन कर चुके हैं। उसने जुपिटर का नक्शा खींचा और उसके चंद्रमाओं के नाम याद करने लगा। अगली सुबह हैरी, हरमियोन और नेविल को नाश्ते की टेबल पर एक एक नोट मिला। तीनों को एक जैसा नोट मिला था, तुम्हारी डिटेंशन आज रात 11 बजे होगी। मिस्टर फिल्च से एंट्रेंस हॉल में मिलो, प्रोफेसर एम मैगोनिगल। हैरी को याद ही नहीं था कि पॉइंट्स खोने की हलचल में डिटेंशन बाकी थी। उसे लगा था हरमायोन शिकायत करेगी कि एक पूरी रात की पढ़ाई बर्बाद हो गई, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हैरी की तरह उसे भी लग रहा था कि जो मिला वो उन्होंने डिजर्व किया। रात 11 बजे उन्होंने कॉमन रूम में रॉन से विदा ली और नेविल के साथ एंट्रेंस हॉल की ओर चले गए। फिल्च पहले से वहां था और मलफॉय भी। हैरी भूल गया था कि मलफॉय को भी डिटेंशन मिला था। मेरे पीछे आओ, फिल्च ने कहा, लालटेन जलाते हुए और उन्हें बाहर की तरफ ले जाते हुए। अब तो तुम दोबारा स्कूल का कोई रूल तोड़ने से पहले 2 बार सोचोगे, है ना? उसने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, अरे हां, मेहनत और दर्द ही सबसे अच्छे टीचर होते हैं, अगर मुझसे पूछो। अफसोस की बात है कि पुराने सज्जा देने के तरीके अब बंद हो गए। कुछ दिन छत से हाथों से उल्टा लटका देना। मेरे ऑफिस में अभी भी वो चेन है, उन्हें हमेशा ऑयल करके रखता हूं, क्या पता फिर जरूरत पड़ जाए। ठीक है, चलो अब, और भागने की मत सोचना, वरना और बुरा होगा। वे अंधेरे मैदान में चल पड़े। नेविल बार बार सूंघ रहा था। हैरी सोच रहा था कि सज्जा क्या होने वाली है। जरूर कुछ बहुत भयानक होगा, वरना फिल्च इतना खुश क्यों होता। चांद तो तेज चमक रहा था, लेकिन उस पर दौड़ते बादल बार बार अंधेरा कर रहे थे। आगे हैरी को हैग्रिड की झोपड़ी की खिड़कियों में रोशनी दिखी। फिर उन्होंने दूर से एक आवाज सुनी, क्या तुम हो फिल्च? जल्दी करो, मुझे शुरू करना है। हैरी की उम्मीद जगी। अगर उन्हें हैग्रिड के साथ काम करना है तो शायद इतना बुरा नहीं होगा। उसके चेहरे पर आई राहत देखकर फिल्च बोला, तुम्हें लग रहा है तुम मजे करोगे उस मूर्ख के साथ? फिर से सोचो लड़के, तुम जंगल में जा रहे हो और मुझे नहीं लगता तुम सब सही सलामत वापस आओगे। इस पर नेविल से हल्की सी कराह निकली और मलफॉय वहीं रुक गया। जंगल? उसने दोहराया, और उसकी आवाज में अब वो ठंडापन नहीं था जो आमतौर पर होता था। हम रात को वहां नहीं जा सकते, वहां हर तरह की चीजें हैं। वेयरवुल्फ्स, मैंने सुना है। नेविल ने हैरी की चोगा पकड़ लिया और गला रुंधने जैसी आवाज निकाली। अब ये तुम्हारी परेशानी है ना? फिल्च ने खुशी से कांपती आवाज में कहा, इन वेयरवुल्फ्स के बारे में सोचना चाहिए था जब तुमने ये गड़बड़ की थी, है ना? हैग्रिड अंधेरे से बाहर आता दिखा। फैंग उसके साथ था। उसके पास बड़ी क्रॉसबो थी और कंधे पर तीरों का झोला लटक रहा था। समय पर ही आए, उसने कहा। मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूं। सब ठीक है हैरी, हरमियोनी?
मुझे लगता है तुम्हें इनके साथ ज्यादा दोस्ती नहीं दिखानी चाहिए, हैग्रिड। फिल्च ने ठंडी आवाज में कहा। ये सज्जा के लिए आए हैं, याद है ना? इसलिए लेट हो गए, है ना? हैग्रिड ने फिल्च की ओर नाराज होकर कहा। उन्हें भाषण दे रहे थे, हैं? तुम्हारा काम तो खत्म हो गया, अब आगे मैं देख लूंगा। मैं सुबह आ जाऊंगा, फिल्च ने कहा। जो भी इनके बचेंगे उन्हें लेने। उसने कड़वाहट से जोड़ा और फिर किले की तरफ वापस जाने लगा। उसकी लालटेन अंधेरे में डोलती रही। अब मलफॉय हैग्रिड की तरफ मुड़ा। मैं उस जंगल में नहीं जा रहा, उसने कहा, और हैरी को उसके डर की हल्की झलक सुनकर अच्छा लगा। अगर हॉगवर्ट्स में रहना है तो जाना पड़ेगा, हैग्रिड ने सख्त आवाज में कहा। तुमने गड़बड़ की है, अब तुम्हें उसकी सजा भुगतनी होगी। लेकिन यह तो नौकरों वाला काम है, स्टूडेंट्स का नहीं। मुझे लगा था हम लाइनें लिखेंगे या कुछ वैसा करेंगे। अगर मेरे पापा को पता चलेगा कि मैं ये कर रहा हूं तो वो कहेंगे कि यही हॉगवर्ट्स का तरीका है, हैग्रिड ने गुर्राकर कहा। लाइनें लिखना, उसका क्या फायदा किसी को? कुछ काम का काम करना सीखो, वरना निकल जाओ। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा चाहेंगे कि तुम्हें निकाला जाए तो वापस जाओ और अपना सामान बांधो। चलो। मलफॉय नहीं हिला। उसने गुस्से में हैग्रिड को देखा, फिर अपनी नजरें झुका लीं। ठीक है, हैग्रिड ने कहा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो काम हमें आज करना है वो खतरनाक है और मैं नहीं चाहता कि कोई बेवकूफी करे। इधर आओ मेरे साथ। वो उन्हें जंगल के किनारे तक ले गया। अपनी लालटेन ऊंचाई में उठाकर उसने एक पतली घुमावदार मिट्टी की पगडंडी की ओर इशारा किया, जो घने काले पेड़ों में गुम हो रही थी। एक हल्की हवा में सबके बाल हिलने लगे जब उन्होंने जंगल की ओर देखा। वहां देखो, हैग्रिड ने कहा, जमीन पर वो जो चमक रही है, सिल्वर जैसी चीज, वो यूनिकॉर्न का खून है। वहां अंदर एक यूनिकॉर्न को किसी ने बुरी तरह जख्मी किया है। ये इस हफ्ते दूसरी बार है। एक पिछले बुधवार को मरा हुआ मिला था। अब हम उस बेचारे को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उसकी तकलीफ खत्म करनी पड़े, और अगर जिसने यूनिकॉर्न को जख्मी किया वो पहले हमें ढूंढ ले। मलफॉय ने डर के मारे कांपती आवाज में कहा, जंगल में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए, अगर तुम मेरे या फैंग के साथ हो, हैग्रिड ने कहा, और रास्ते पर ही रहना। ठीक है, अब हम 2 टीमों में बटेंगे और खून के निशान को अलग अलग दिशाओं में फॉलो करेंगे। हर जगह खून फैला है। लगता है वो रात से ही इधर उधर घूम रहा है। मुझे फांग चाहिए, ड्रेको ने जल्दी से कहा, फांग के लंबे दांतों को देखकर। ठीक है, लेकिन मैं पहले बता दूं, वो बहुत डरपोक है, हैग्रिड ने कहा। तो मैं, हैरी और हरमाइनी एक तरफ जाएंगे और ड्रेको, नेविल और फैंग दूसरी तरफ। अब अगर हम में से किसी को यूनिकॉर्न मिल जाए तो हरे रंग की चिंगारियां आसमान में भेजना, ठीक है? अपनी अपनी वॉन्ड्स निकालो और प्रैक्टिस करो, बस ऐसे। और अगर कोई मुसीबत में पड़ जाए तो लाल चिंगारियां भेजना, हम सब आ जाएंगे। तो ध्यान से चलना। चलो अब। जंगल एकदम काला और शांत था। कुछ दूर जाकर रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया और हैरी, हरमाइनी और हैग्रिड बाएं रास्ते पर गए, जबकि ड्रेको, नेविल और फैंग दाएं। वे चुपचाप चलते रहे। उनकी नजरें जमीन पर थीं। कभी कभी ऊपर की डालियों से आती चांद की रोशनी जमीन पर गिरे पत्तों पर चांदी जैसे नीले खून की बूंदें दिखा जाती। हैरी ने देखा कि हैग्रिड बहुत परेशान लग रहा था। क्या कोई वेयरवुल्फ यूनिकॉर्न्स को मार रहा है? हैरी ने पूछा। इतनी जल्दी नहीं, हैग्रिड ने कहा। यूनिकॉर्न को पकड़ना आसान नहीं होता। वो बहुत जादुई और ताकतवर प्राणी होते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई उन्हें चोट पहुंचा सके। वे एक काई लगे हुए पेड़ के ठूंठ के पास से गुजरे। हैरी को बहते पानी की आवाज सुनाई दी। कहीं पास में कोई नाला रहा होगा। रास्ते में अब भी कभी कभी यूनिकॉर्न के खून के निशान दिख रहे थे।
तुम ठीक हो हरमाइनी? हैग्रिड ने धीरे से पूछा। चिंता मत करो, अगर वो इतनी बुरी तरह घायल है तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, और फिर हम उसे उस पेड़ के पीछे छिपो। हैग्रिड ने हैरी और हरमाइनी को खींचकर एक ऊंचे ओक पेड़ के पीछे छिपा दिया। उसने एक तीर निकाला, उसे अपनी क्रॉसबो में लगाया और फायर करने के लिए तैयार हो गया। तीनों चुपचाप सुनते रहे। कहीं पास में सूखे पत्तों पर कुछ सरक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबी क्लोक जमीन पर घसीट रहा हो। हैग्रिड अंधेरे रास्ते की ओर आंखें नचाते देख रहा था, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वह आवाज गायब हो गई। मुझे पता था, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। यहां कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। कोई वेयरवुल्फ? हैरी ने सुझाव दिया। वो कोई वेयरवुल्फ नहीं था और न ही कोई यूनिकॉर्न। हैग्रिड ने गंभीरता से कहा, ठीक है, मेरे पीछे आओ, लेकिन सावधानी से। अब वे और धीरे धीरे चलने लगे। कान किसी भी हल्की सी आवाज को पकड़ने के लिए सतर्क थे। अचानक आगे की एक खुली जगह में कुछ जरूर हिला। कौन है वहां? हैग्रिड ने पुकारा। अपने आप को दिखाओ, मेरे पास हथियार है। और खुली जगह में जो आया, क्या वो आदमी था या घोड़ा? कमर तक आदमी, लाल बाल और दाढ़ी, लेकिन नीचे से एक घोड़े का चमकदार चेस्टन रंग का शरीर और लंबी लाल पूंछ। हैरी और हरमिनी की आंखें फटी रह गईं। ओह, तुम हो रोनन? हैग्रिड ने राहत की सांस लेते हुए कहा। कैसे हो? वो आगे बढ़ा और सेंटोर का हाथ मिलाया। शुभ संध्या हैग्रिड, रोनन ने कहा। उसकी आवाज गहरी और उदासी भरी थी। क्या तुम मुझे मारने वाले थे? एहतियात जरूरी है रोनन, हैग्रिड ने अपनी क्रॉसबो पर हाथ फेरते हुए कहा। जंगल में कुछ बुरा घूम रहा है। ये हैं हैरी पॉटर और हरमाइनी ग्रेंजर, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, और ये हैं रोनन। तुम दोनों के लिए ये सेंटोर हैं। हमें दिख गया, हरमाइनी ने हल्के से कहा। शुभ संध्या, रोनन ने कहा। स्टूडेंट्स हो, और क्या तुम लोग स्कूल में कुछ सीखते हो? थोड़ा बहुत, हरमाइनी ने धीमी आवाज में कहा। थोड़ा बहुत, खैर वो भी कुछ है। रोनन ने लंबी सांस ली। उसने अपना सिर पीछे झटका और आसमान को देखने लगा। मार्स आज बहुत चमक रहा है। हां, हैग्रिड ने भी ऊपर देखते हुए कहा। सुनो, मैं खुश हूं कि हम तुम्हें यहां मिल गए रोनान, क्योंकि एक यूनिकॉर्न घायल हो गया है। क्या तुमने कुछ देखा? रोनान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बिना पलक झपकाए ऊपर देखता रहा, फिर से लंबी सांस ली। हमेशा मासूम ही पहले शिकार बनते हैं, उसने कहा। सदियों से ऐसा ही होता आया है और आज भी वैसा ही है। हां, हैग्रिड ने कहा, लेकिन तुमने कुछ देखा क्या रोनन? कुछ अजीब? मार्स आज बहुत चमक रहा है, रोनन ने फिर से दोहराया, जबकि हैग्रिड उसे झुंझलाहट से देख रहा था। कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। हां, लेकिन मेरा मतलब था कुछ अजीब यहां हमारे पास में, हैग्रिड ने कहा। तो तुमने कुछ अजीब नहीं देखा? फिर से रोनन ने जवाब देने में वक्त लिया। आखिरकार उसने कहा, जंगल कई राज छिपाए हुए है। रोनन के पीछे पेड़ों में कुछ हलचल हुई और हैग्रिड ने फिर से अपनी क्रॉसबो उठा ली, लेकिन वह बस एक और सेंटोर था, काले बालों वाला और रोनन से ज्यादा जंगली दिखने वाला। हेलो बेन, हैग्रिड ने कहा। सब ठीक है? शुभ संध्या हैग्रिड, आशा है तुम अच्छे हो, बेन ने कहा। ठीक हूं। देखो, मैं अभी रोनन से पूछ रहा था, क्या तुमने हाल में कुछ अजीब देखा है यहां? एक यूनिकॉर्न घायल हुआ है। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? बेन आगे बढ़ा और रोनान के पास खड़ा हो गया। वह आसमान की ओर देखने लगा। मार्स आज बहुत चमक रहा है। उसने बस इतना ही कहा। सुना है, हैग्रिड ने चिढ़कर कहा। अगर तुम दोनों में से कोई कुछ देखे तो मुझे बताना, ठीक है? अब हम चलते हैं। हैरी और हरमाइनी उसके पीछे पीछे खुली जगह से बाहर आए और रोनन और बेन को तब तक देखते रहे जब तक पेड़ों ने उन्हें ओझल नहीं कर दिया। कभी मत सोचना कि किसी सेंटोर से सीधा जवाब मिल जाएगा, हैग्रिड ने झुंझलाकर कहा। सिर्फ तारे देखने वाले, उन्हें चांद से पास की चीजों में दिलचस्पी ही नहीं होती। क्या यहां कई सेंटोर्स रहते हैं?
हरमायनी ने पूछा। हां, ठीक ठाक हैं। ज्यादातर अपने में रहते हैं, लेकिन अगर कभी मुझे बात करनी हो तो आ जाते हैं। वो गहरे होते हैं सेंटोर्स, बहुत कुछ जानते हैं, बस ज्यादा बताते नहीं। क्या तुम्हें लगता है हमने जो पहले आवाज सुनी थी वो भी कोई सेंटोर था? हैरी ने पूछा। क्या तुम्हें वो आवाज खुरों जैसी लगी? नहीं, अगर मुझसे पूछो तो वो वही चीज थी जो यूनिकॉर्न्स को मार रही है। मैंने वैसी कोई आवाज पहले कभी नहीं सुनी। वे घने और अंधेरे पेड़ों के बीच आगे बढ़ते रहे। हैरी बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। उसे अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसे बहुत राहत थी कि उनके साथ हैग्रिड और उसकी क्रॉसबो थी। वे अभी एक मोड़ पार ही कर रहे थे कि हरमनी ने हैग्रिड का हाथ पकड़ा। हैग्रिड, देखो, लाल चिंगारियां, बाकी लोग मुसीबत में हैं। तुम दोनों यहीं रुको, हैग्रिड चिल्लाया। रास्ते पर ही रहना, मैं वापस आता हूं। उन्हें हैग्रिड की झाड़ियों में भागती आवाज सुनाई दी और फिर वे एक दूसरे को देख रहे थे, बहुत डरे हुए, जब तक कि चारों तरफ बस पत्तों की सरसराहट ही रह गई। तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें कुछ हुआ होगा? हरमायनी ने धीरे से कहा। मुझे मैलफॉय की कोई फिक्र नहीं, लेकिन अगर नेविल को कुछ हो गया, वो यहां हमारी वजह से ही है। मिनट धीरे धीरे बीत रहे थे। उनकी सुनने की शक्ति जैसे तेज हो गई थी। हैरी को हवा की हर सरसराहट, हर टहनी के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या हो रहा था? बाकी लोग कहां थे? आखिरकार पत्तों की चरमराहट ने हैग्रिड की वापसी की घोषणा की। मल्फॉय, नेविल और फैंग उसके साथ थे। हैग्रिड बहुत गुस्से में था। ऐसा लग रहा था मैलफॉय ने मजाक के तौर पर पीछे से चुपके से नेविल को पकड़ लिया था। नेविल डर के मारे घबरा गया और चिंगारियां छोड़ दी। अब हमारे पास कुछ पकड़ने की किस्मत ही होगी, जितना तुम दोनों ने शोर मचाया है। ठीक है, अब हम टीम बदलते हैं। नेविल, तुम मेरे और हरमायनी के साथ रहो। हैरी, तुम फैंग और इस मूर्ख के साथ जाओ। मुझे माफ करना, हैग्रिड ने हैरी से धीरे से कहा, पर उसे तुम्हें डराना ज्यादा मुश्किल होगा और हमें यह काम पूरा करना ही है। तो हैरी, मैलफॉय और फैंग के साथ जंगल के और अंदर की तरफ चला गया। उन्होंने लगभग आधा घंटा चलना जारी रखा। पेड़ों की घनता के कारण रास्ता पहचानना मुश्किल हो गया था। हैरी को लगा खून की मात्रा बढ़ती जा रही है। एक पेड़ की जड़ों पर छींटे थे, जैसे कोई जानवर वहीं दर्द में तड़प रहा हो। हैरी ने पेड़ों के बीच से एक खुली जगह देखी। देखो, उसने धीरे से कहा और मालफॉय को रोकने के लिए हाथ आगे किया। जमीन पर कुछ चमकदार सफेद दिख रहा था। वे धीरे धीरे पास गए। वो यूनिकॉर्न था और वो मर चुका था। हैरी ने कभी इतना सुंदर और दुखद कुछ नहीं देखा था। उसके लंबे पतले पैर अजीब ढंग से फैले हुए थे और उसका चमकीला सफेद अयाल काले पत्तों पर फैला था। हैरी ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि एक सरसराहट ने उसे वहीं जकड़ दिया। खुली जगह के किनारे एक झाड़ी हिली। फिर अंधेरे से एक हुड पहना हुआ कोई आकृति जमीन पर रेंगती हुई निकली, जैसे कोई शिकार की तलाश में हो। हैरी, मैलफॉय और फैंग वहीं जड़ हो गए। वो आकृति यूनिकॉर्न के पास पहुंची, उसका सिर घाव के ऊपर झुकाया और उसका खून पीने लगी। मैलफॉय ने एक डरावनी चीख मारी और भाग खड़ा हुआ। फैंग भी भाग गया। हुड पहनी आकृति ने सिर उठाया और सीधे हैरी की तरफ देखा। यूनिकॉर्न का खून उसके मुंह से टपक रहा था। वो उठकर तेजी से हैरी की ओर बढ़ी। हैरी डर के मारे हिल भी नहीं सका। फिर एक ऐसी पीड़ा ने उसकी पेशानी में चीर कर दी जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, जैसे उसका निशान जल रहा हो। वो आधा अंधा होकर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसे अपने पीछे खुरों की आवाजें सुनाई दीं। कोई जोर से दौड़ता हुआ आया और हैरी के ऊपर से छलांग मारता हुआ उस आकृति पर टूट पड़ा। हैरी के सिर में दर्द इतना ज्यादा हो गया कि वो घुटनों पर गिर गया। कुछ मिनट लगे उसे थमने में। जब उसने ऊपर देखा तो वो आकृति गायब हो चुकी थी। एक सेंटौर उसके सामने खड़ा था। न रोनान,
न बेन। यह कोई और था, कम उम्र का, सफेद सुनहरे बाल और हल्के सुनहरे रंग का शरीर। तुम ठीक हो? सेंटोर ने कहा और हैरी को खड़ा किया। हां, शुक्रिया। वो क्या था? सेंटोर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें हल्के नीलम जैसी नीली थीं। उसने ध्यान से हैरी को देखा। उसकी नजर उसके माथे पर जले हुए निशान पर टिक गई। तुम वही पॉटर लड़के हो, उसने कहा। तुम्हें हैग्रिड के पास वापस जाना चाहिए। यह समय जंगल में सुरक्षित नहीं है, खासकर तुम्हारे लिए। क्या तुम घुड़सवारी कर सकते हो? ऐसे ज्यादा तेज पहुंचेंगे। मेरा नाम फिरेंजे है, उसने जोड़ा और अपने अगले पैरों को मोड़ते हुए खुद को नीचे किया ताकि हैरी उसकी पीठ पर चढ़ सके। अचानक दूसरी तरफ से खुरों की आवाजें सुनाई दी। रोनान और बेन पेड़ों को चीरते हुए आए। उनके शरीर पसीने से भीग चुके थे। फिरेंजे, बेन गरजा, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारी पीठ पर एक इंसान है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? क्या तुम कोई खच्चर हो? तुम जानते हो ये कौन है? फिरेंजे ने कहा, यह पॉटर लड़का है। जितनी जल्दी ये जंगल से निकले उतना अच्छा है। तुमने इसे क्या बताया? बेन ने गुर्राते हुए पूछा। याद करो फिरेंजे, हमने आकाश के खिलाफ न जाने की शपथ ली है। क्या हमने ग्रहों की चाल में वो सब नहीं देखा जो होने वाला है? रोनन ने जमीन कुरेदी जैसे परेशान हो। मुझे यकीन है फिरेंजे ने सोच समझकर ही ऐसा किया, उसने भारी मन से कहा। बेन ने गुस्से में अपने पिछले पैर से जमीन पर लात मारी। सोच समझकर, हमें इससे क्या लेना? सेंटोर का काम सिर्फ भविष्य की बातों से है। किसी इंसान के पीछे पीछे जंगल में दौड़ते फिरना हमारा काम नहीं। फिरेंजे अचानक अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, जिससे हैरी को उसके कंधों को पकड़ना पड़ा ताकि वो गिर न जाए। क्या तुम्हें वो यूनिकॉर्न नहीं दिखा? फिरेंजे बेन पर गरजा। क्या तुम्हें समझ नहीं आता उसे क्यों मारा गया? या ग्रहों ने तुम्हें वो रहस्य नहीं बताया? मैं इस जंगल में छिपे खतरे के खिलाफ खड़ा हूं, बेन। हां, जरूरत पड़ी तो इंसानों के साथ भी। और फिरेंजे मुड़ा और दौड़ पड़ा। हैरी जैसे तैसे उससे चिपका रहा और वे पेड़ों के बीच गायब हो गए, रोनन और बेन को पीछे छोड़ते हुए। हैरी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बेन इतना गुस्से में क्यों था? उसने पूछा। वो क्या था जिससे तुमने मुझे बचाया? फिरेंजे ने धीरे चलना शुरू किया। हैरी को नीचे लटकती डालियों से बचने के लिए सिर झुकाने को कहा, लेकिन उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वे बहुत देर तक बिना कुछ बोले पेड़ों के बीच से गुजरे, इतना कि हैरी को लगने लगा फिरेंजे उससे बात नहीं करना चाहता। तभी एक घने पेड़ों के झुरमुट में फिरेंजे अचानक रुक गया। हैरी पॉटर, क्या तुम्हें पता है यूनिकॉर्न का खून किस काम आता है? नहीं, हैरी ने चौंक कर कहा। हमने सिर्फ सींग और पूंछ के बाल ही इस्तेमाल किए हैं पोशंस में, क्योंकि एक यूनिकॉर्न को मारना भयानक गुनाह है। फिरेंजे ने कहा, सिर्फ वही ऐसा कर सकता है जिसे खोने को कुछ नहीं और पाने को सब कुछ हो। यूनिकॉर्न का खून तुम्हें जिंदा रख सकता है, भले ही तुम मौत के 1 इंच करीब हो, लेकिन बहुत भारी कीमत पर। तुमने एक शुद्ध और निर्दोष प्राणी को सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मारा है, और उस खून के तुम्हारे होंठों को छूते ही तुम्हें एक अधूरी शापित जिंदगी मिलेगी। हैरी ने फिरेंजे के चांदनी में चांदी जैसे दिखते सिर को घूरा। लेकिन कोई इतना बेताब क्यों होगा? उसने खुद से पूछा। अगर शापित जिंदगी मिलनी है तो मौत ही बेहतर नहीं है? फिरेंजे ने सहमति में कहा, जब तक तुम्हें किसी और चीज को पीने तक जिंदा रहना जरूरी ना हो। ऐसी चीज जो तुम्हें फिर से ताकत और शक्ति दे, ऐसी जो तुम्हें कभी मरने न दे। मिस्टर पॉटर, क्या तुम्हें पता है इस वक्त स्कूल में क्या छिपा है? द सॉर्सरर्स स्टोन। हां, द एलिक्सर ऑफ लाइफ। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई नहीं आता जो वर्षों से ताकत में वापस आने का इंतजार कर रहा हो, जो जिंदगी से चिपका हो,
अपने मौके के इंतजार में। जैसे किसी ने हैरी के दिल को अचानक जकड़ लिया हो। पेड़ों की सरसराहट में उसे फिर से हैग्रिड की वो बात याद आई जो उसने पहली मुलाकात में कही थी। कुछ कहते हैं वो मर गया। बकवास है मेरे ख्याल से। पता नहीं उसमें इंसानियत बाकी भी थी मरने लायक। क्या तुम्हारा मतलब है? हैरी ने कांपते हुए कहा। वो वॉल। हैरी, हैरी, तुम ठीक हो? हरमायनी भागते हुए आई। पीछे से हैग्रिड हांफता हुआ आ रहा था। मैं ठीक हूं, हैरी ने कहा, खुद भी नहीं समझते हुए। यूनिकॉर्न मर गया हैग्रिड, वहां पीछे एक खुली जगह में है। मैं यहीं तुम्हें छोड़ता हूं, फिरेंजे ने धीरे से कहा, जैसे ही हैग्रिड यूनिकॉर्न की तरफ भागा। अब तुम सुरक्षित हो। हैरी उसकी पीठ से उतरा। शुभकामनाएं, हैरी पॉटर, फिरेंजे ने कहा। ग्रहों की व्याख्या पहले भी गलत हुई है, सेंटोर्स द्वारा भी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह भी वैसा ही एक मौका हो। वो मुड़ा और जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। पीछे हैरी कांपता हुआ खड़ा रह गया। रॉन अंधेरे कॉमन रूम में सो गया था, उनके लौटने का इंतजार करते हुए। जब हैरी ने उसे झकझोरकर उठाया तो उसने नींद में कुछ क्विडिच फाउल्स के बारे में बड़बड़ाया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं जब हैरी ने उसे और हरमायनी को जंगल में हुई पूरी घटना बतानी शुरू की। हैरी बैठ नहीं पा रहा था। वो आग के सामने ऊपर नीचे टहलता रहा। वो अब भी कांप रहा था। स्नेप वो स्टोन वोल्डेमॉर्ट के लिए चाहता है और वोल्डेमॉर्ट जंगल में छिपा बैठा है। और इतने समय से हम सोचते रहे कि स्नेप बस अमीर बनना चाहता है। उसका नाम लेना बंद करो, रॉन ने डरे हुए स्वर में फुसफुसाकर कहा, जैसे उसे लग रहा हो वोल्डेमॉर्ट उन्हें सुन सकता है। हैरी कुछ भी नहीं सुन रहा था। फिरेंजे ने मेरी जान बचाई, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेन बहुत गुस्से में था। वो कह रहा था कि उन्होंने ग्रहों की भविष्यवाणी में दखल दिया है। हो सकता है ग्रहों में लिखा हो कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ रहा है। बेन को लगता है फिरेंजे को मुझे मारने देना चाहिए था। शायद ये भी तारों में लिखा है। तुम उसका नाम लेना बंद करोगे? रॉन ने फिर गुस्से से कहा। तो अब मुझे बस इंतजार करना है कि स्नेप स्टोन चुरा ले। हैरी बड़बड़ाता रहा। फिर वोल्डेमॉर्ट आएगा और मेरा काम तमाम कर देगा। खैर, मुझे लगता है बेन खुश होगा। हरमायनी बहुत डरी हुई लग रही थी, लेकिन उसके पास दिलासा देने के लिए कुछ शब्द थे। हैरी, सब कहते हैं कि डंबलडोर ही एकमात्र व्यक्ति है जिससे यू नो हू डरता था। जब तक डंबलडोर यहां है, यू नो हू तुम्हें छू भी नहीं सकता। और वैसे भी किसने कहा कि सेंटोर्स हमेशा सही होते हैं? मुझे तो यह भविष्यवाणी जैसी लगती है। और प्रोफेसर मैगोनेगल कहती हैं कि वो जादू की सबसे अस्थिर शाखा है। जब तक वे बात करना बंद करते, आसमान हल्का हो चुका था। वे थक कर बिस्तर में गिर गए। उनके गले दर्द कर रहे थे। लेकिन उस रात की हैरान कर देने वाली बातें अभी खत्म नहीं हुई थीं। जब हैरी ने अपनी चादरें उठाईं, तो उसने अपनी इनविजिबिलिटी क्लोक को तह लगाया हुआ पाया। उस पर एक छोटा सा नोट पिन किया हुआ था, जस्ट इन केस। और इस तरह फॉरबिडन फॉरेस्ट के ऊपर अंधेरा और भी गहरा हो गया, जहां प्राचीन जादू, खतरा और किस्मत सितारों से भरे आसमान के नीचे एक दूसरे से टकरा रहे थे। हैरी ने आज रात जो देखा, वो अब सिर्फ एक डरावनी याद नहीं रहा। वो फिलॉसफर्स स्टोन से जुड़े उस रहस्य का हिस्सा बन चुका है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब सारे इशारे मिल रहे हैं और हिम्मत और डर के बीच की रेखा पहले से कहीं ज्यादा धुंधली हो गई है। लेकिन फिलहाल जंगल फिर से सो गया है और कहानी अभी जारी है।